नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूसीसी लागू करने पर हो सकती है देरी, भू कानून के ड्राफ्ट को लेकर भी करनी होगी मशक्कत। भू कानून संघर्ष समिति उठा रही सवाल। दून डीएम की फटकार का नहीं दिखा असर। देहरादून तहसील परिसर के हाल अब भी बद से बदतर। रियलिटी चेक में खुली पोल। रुड़की में किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आवास का किया घेराव। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर किसानों ने किया प्रदर्शन। कहा, मांगों की अनदेखी कर रहा प्रशासन। तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामले, पढ़े लिखे लोग भी हो रहे ठगी के शिकार। देहरादून में 5 महीने के भीतर 12 करोड़ की ठगी को दिया अंजाम। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। यूसीसी जैसे फैसले लेकर सीएम धामी ने देश भर में सुर्खियां बटोरी। बड़े और कड़े फैसलों के जरिए सीएम धामी की लोकप्रियता बढ़ी, लेकिन अब यही मुद्दे गले की फांस बनते दिख रहे हैं। यूसीसी कब लागू होगा, इसे लेकर जहां संशय बरकरार है, तो वहीं भू कानून को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की धामी सरकार जहां बड़े और कड़े फैसलों के जरिए सुर्खियां बटोरती रही, तो वहीं अब यही मुद्दे सरकार की राह में परेशानी का सबब बनते दिख रहे हैं। यूसीसी को लागू करने पर जहां अब संशय बना हुआ है, तो वहीं भू कानून का मुद्दा भी मुश्किलें पैदा करता दिख रहा है। प्रदेश की जनता 9 नवंबर का इंतजार कर रही थी कि स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू किया जाएगा, लेकिन सीएम धामी के बयान ने साफ कर दिया कि फिलहाल इसके लिए और इंतजार करना होगा। तो वहीं भू कानून के मुद्दे पर भी सरकार मुश्किलों से घिरती दिख रही है। भू कानून संघर्ष समिति लगातार इस मुद्दे को लेकर मोर्चा खोलती दिख रही है। समिति ने साफ कर दिया है कि भू कानून का ड्राफ्ट जो तैयार किया जाएगा, सरकार को उसे जनता के बीच सार्वजनिक करना होगा। ड्राफ्ट बनकर तैयार हो रहा है, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपके सामने रखे हैं। हम कैसा कानून चाहते हैं, स्पष्ट तौर पर हम कहना चाहते हैं, जो इस राज्य में 30 सालों से रह रहा है, उसकी पृष्ठभूमि की पहले जांच हो। उसी को यहाँ पर आवासीय भवन बनाने के लिए उस परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति को ज़मीन दी जाए। 30 साल का क्राइटेरिया होना जरूरी है, जो उस राज्य में रह रहा है, चाहे वो कोई भी हो। दूसरा, उद्योगों में जो ज़मीन दी जा रही है, उसमें उस काश्तकारी की भूमिका और भागीदारी, हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए। जो उसमें मुनाफा होगा, उसमें काश्तकार को भी उतना ही मुनाफा मिलना चाहिए जो कारोबार को कर रहा है, जो कारोबारी को मिल रहा है। ये सरकार से डिमांड कर रहे हैं। और जो हमारा ड्राफ्ट बनेगा, जो हम लोग जल्द जिसको हम जनता के बीच सार्वजनिक करेंगे, जो जनता की भावनाओं के अनुरूप है, उसको हम सरकार को भी सौंपेंगे। यूसीसी लागू करने पर बढ़ते इंतजार ने विपक्ष को बैठे बिठाए सत्ता पक्ष को घेरने का मौका दे दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार का कभी कोई एजेंडा रहा ही नहीं है। सख्त भू कानून और मूल निवास का मुद्दा जो है वो बहुत दिनों से गरमाया हुआ है, लेकिन सरकार 2.5 साल तक धर्मांतरण कानून, लहन जिहाद, बुलडोजर पॉलिटिक्स और यूसीसी में उलझी रही और अभी भी यूसीसी में उलझी हुई है। पूरे देश भर में डंका पीट आए हैं पहले मुख्यमंत्री यूसीसी लाने वाले के रूप में, लेकिन आज तक यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट नहीं आ पाया। राज्य स्थापना दिवस के दिन आएगा ये कहा गया था, अब और मोहलत मांगी जा रही है। यानी कि उत्तराखंड में ही अभी यूसीसी लागू नहीं हुआ और डंका पूरे दुनिया में पीट दिया गया है। भू कानून पूरे उत्तराखंड की जनता की मांग है। समय समय पर सरकार बदलती रही, भू कानून में बदलाव होता रहा, लेकिन अब धामी सरकार ने वृहद भू कानून लाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि दूसरी तरफ भू कानून संघर्ष समिति ने कई मांगे उठाई हैं, जिसे भू कानून में शामिल किए जाने को लेकर आंदोलन जारी है। तो वहीं यूसीसी लागू करने पर संशय बरकरार है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर सरकार किस तरह समय रहते इन तमाम मुद्दों पर निर्णय लेती है, क्योंकि इन्हीं मुद्दों के सहारे सीएम धामी ने वाहवाही बटोरी है। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने शिक्षा विभाग में घोटालों का आरोप लगाया है और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को आड़े हाथों लिया है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने आरोप लगाया कि पूर्व शिक्षा निदेशक महावीर बिष्ट ने नियमों की अनदेखी करते हुए कर्मियों की ट्रांसफर और डाउनग्रेड, प्रधानाचार्यों की नियुक्ति, गलत तरीके से पदोन्नति और विधि स्नातक डिग्री न होने के बावजूद विधि अधिकारियों की नियुक्ति पर सवाल उठाया।
कि उन्हें पता था कि जो महावीर बिष्ट ने जो हमने PIL लगाई थी उसमें जो अपना जवाब जो दाखिल किया था उसमें साफ तौर पर उनके द्वारा लिखा गया है कि मैं ही ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसके द्वारा ऐसा भ्रष्टाचार किया गया है। इससे पूर्व भी हमारे कई अधिकारी हैं जिनके उन्होंने नाम का भी जिक्र किया है, उन्होंने भी इस प्रकार का कृत्य किया था, उन्होंने भी किया था, ये ऐसा उन्होंने भी किया था, इसलिए मैंने भी किया है। तो मतलब जानबूझ के किसी अधिकारी के द्वारा अगर इस प्रकार का कृत्य किया है तो ये विभाग का और विभागीय मंत्री का नैतिक कर्तव्य था कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, परंतु हमारे विभागीय मंत्री ने बड़े ही सरल उसमें उनको चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की परिपाटी अगर प्रदेश के अंदर बनेगी तो आने वाले जो अधिकारी होंगे उनके अंदर वो डर और भय का माहौल समाप्त हो जाएगा। क्या है ये डिजिटल अरेस्ट? साइबर फ्रॉड का आखिर ये कौन सा तरीका है जिसमें आसानी से लोग फंसते जा रहे हैं? हैरानी की बात तो ये है कि अधिकतर पढ़े लिखे लोग ही ठगी के शिकार हो रहे हैं। पिछले 5 महीने के भीतर देहरादून में डिजिटल अरेस्ट कर 12 करोड़ की ठगी की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। डिजिटल अरेस्ट के बढ़ रहे मामले। दून में 5 महीने में 12 करोड़ की ठगी। पढ़े लिखे लोग हो रहे ठगी के शिकार। डिजिटल के इस जमाने में हम जितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी के साथ साथ डिजिटल अपराध का मामला भी बढ़ता जा रहा है। डिजिटल अपराध ये टर्म इन दिनों खूब चर्चाओं में है, जिसके जरिए ठग लोगों को फंसाते हैं और करोड़ों रुपए ऐंठ लेते हैं। देहरादून शहर में पिछले 5 महीने में डिजिटल अरेस्ट के 11 मामले सामने आ चुके हैं। साइबर ठग गिरफ्तारी का डर दिखाकर लोगों के खाते खाली कर देते हैं। 5 महीने में ही साइबर ठगों ने 12 करोड़ रुपए की ठगी की। डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। देहरादून में डिजिटल अरेस्ट का मामला सबसे पहले अप्रैल 2024 में आया था। की आप बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में हमें 3-4 दिन पहले हमें एक पीड़ित आए थे जो कि टीचर्स थे। उन्होंने 2 करोड़ 27 लाख रुपए गवा दिए, जो कि सेम डिजिटल अरेस्ट है। इसी क्रम में मैं आपके दर्शकों को जागरूकता है तो बताना चाहूँगा कि हमारे पास पहले भी ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे एक आर्किटेक्ट हैं देहरादून के, उन्होंने 3 करोड़ रुपये डिजिटल अरेस्ट में दे दिए। इसी प्रकार से एक और पीड़ित हैं देहरादून के, उन्होंने 2 करोड़ 75 लाख रुपये, लगभग 2.25 करोड़ रुपये डिजिटल अरेस्ट में दे दिए हैं। तो लगातार जो हमारे पास केसेस दर्ज हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो रहा है और जो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है वो लगातार हो रहा है। तो मेरे आप सभी लोगों से मेरा बहुत ही अनुरोध है, आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रचार प्रसार करिए और लोगों को हम जागरूक कर सकें कि डिजिटल अरेस्ट एक बहुत बड़ा स्कैम है, इससे आप बचिए। अब आपको बताते हैं कि कैसे ठग लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इसमें कॉल करने वाला अलग अलग तरह के अपराध का डर आपको दिखाता है और फिर वीडियो कॉल पर अपने सामने बैठाकर पुलिस अधिकारी बनकर पूछताछ करता है। साइबर ठग वीडियो कॉल के दौरान बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन की तरह बना लेता है, जिसे देखकर पीड़ित डर जाता है और वो ठगों के जाल में फंस जाता है। पीड़ित को वीडियो कॉल से हटने तक नहीं दिया जाता और न ही किसी से संपर्क करने दिया जाता है। डिजिटल अरेस्ट इस समय पूरे भारत में, न सिर्फ उत्तराखंड में, पूरे भारत में एक बहुत ही उभरती हुई चुनौती है, जहां पर लगातार इसमें बड़े बड़े मामले आ रहे हैं जिसमें लोग 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, यहाँ तक कि हमने 3 करोड़ के भी मुकदमे पंजीकृत किए हैं जिसमें डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई है। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ स्कीम बताऊंगा, उसके लिए आपको गूगल मीट या जूम कॉल या आपको स्काइप कॉल पे आना है। जब वो व्यक्ति उस स्काइप कॉल पे जाता है तो सामने देखता है कि एक फेक CBI ऑफिस या फेक मुंबई क्राइम ब्रांच या फिर कोई फेक ED ऑफिस, कोई भी सरकारी जो एक एजेंसीज होती हैं उनका एक फेक ऑफिस बना रहता है और सामने वाले जो कर्मचारी या जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी यूनिफॉर्म में होते हैं। और फिर वो व्यक्ति घबरा जाता है, उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आपके खिलाफ एक वारंट निकला है, आपकी गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसको उन्होंने एक अमूमन शब्द बोला है, डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद उसको बोला जाएगा कि आप पे इतने नोटिसेस हैं, इतने फाइन हैं, आपका डेटा पाया गया है, आप इस अपराधी के साथ लिंक है, जहां पे उस व्यक्ति की जो साइकोलॉजी है, उसकी जो मनोस्थिति है वो काफ़ी बिगड़ जाती है। उसके बाद ब्लैकमेलिंग करने के बाद कहा जाता है कि अब आपको हर 15 मिनट में, हर आधे घंटे में अपनी पोजीशन बतानी है। अगर आप खाना खाएंगे तो वो भी आपको व्हाट्सएप पे लिखना है कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि आपको सर्वेलेंस पर रखा गया है, डिजिटल अरेस्ट पर रखा गया है। इस क्रम से बचने के लिए वो व्यक्ति परेशान होकर बोलता है कि मुझे इस चीज़ से पिन छुड़ाना है, मैं बचना चाहता हूँ, तो फिर वो सामने वाले जो अपराधी होते हैं उससे पैसे मांगते हैं, जिसमें लोग लाखों से करोड़ों रुपए गवा दे रहे हैं। हम जितने तेजी से हाईटेक हो रहे हैं, डिजिटल माध्यम से हमारी लाइफ जितनी आसान होती जा रही है, उतनी ही तेजी से डिजिटली अपराध का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है, जो पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण बनता दिख रहा है।
राजधानी देहरादून में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने स्वामी राम विश्वविद्यालय और लक्ष्य सोसाइटी के इनोवेशन फेस्टिवल की तारीफ की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि आज के दौर में इनोवेशन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। बता दें, स्वामी राम विश्वविद्यालय और लक्ष्य सोसाइटी दिसंबर महीने में इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन करती है। मंगलवार को संस्था ने इनोवेशन फेस्टिवल का पोस्टर लॉन्च किया। मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा स्वामी राम विश्वविद्यालय का और लक्ष्य सोसाइटी का, जिन्होंने आज समसामयिक विषय पे एक इनोवेशन फेस्टिवल 2024 करने का निर्णय लिया। एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके रोबोटिक इंजीनियरिंग से लेके गेमिंग एनिमेशन से लेके डेटा साइंस से लेके तमाम तरह के जो नई स्ट्रीम्स आई हैं, जिनमें भविष्य की पूरी संभावनाएं जो समेटे हुए, और आज उसमें सरकारी नौकरियों के मोह को भी आप नया नौजवान आप देख रहे हैं, छोड़ना उसको होगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत सरकार की और राज्य सरकार की तमाम पॉलिसी है। उधर हल्द्वानी में गौला नदी पर प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग तैयार कर लिया है। दरअसल बीते दिनों कुमाऊं मंडल में हुई भारी बारिश के कारण गौला नदी पर बना पुल का एक हिस्सा नदी में समा गया। इस वजह से यातायात काफी प्रभावित हुआ है। हालांकि अब प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग तैयार कर वाहनों का आवाजाही शुरू कर दी है और एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि गौलापार और चोरगलिया के लोगों को वैकल्पिक मार्ग से काफी राहत मिली है। वैकल्पिक मार्ग गौला नदी से होते हुए वन विभाग द्वारा बनाया गया है। कल उसे यातायात के लिए चालू किया गया और रात्रि के समय में उसे बंद किया गया, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अभी वहाँ पे पानी गौला नदी में काफ़ी है। आज अभी सुबह से फिर से उसे चालू कर दिया गया यातायात के लिए और शाम तक चालू रहेगा। रात्रि के समय में इसको बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो गौला पुल है उसमें पैदल आवागमन प्रारंभ कर दिया गया है। रुड़की में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ जॉइंट मजिस्ट्रेट के आवास का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शासन प्रशासन पर उनकी मांगों को लेकर अनदेखी का आरोप लगाया। प्रदर्शन में शामिल भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने कहा कि ऊर्जा निगम स्मार्ट मीटर और सीपीयू बेवजह चलाने कार्रवाई कर किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। बिजली मोटरसाइकिल 100 रुपये और भाड़ा किराने हम छेड़ा ना जाए, ये रोड का तो ऑटोमेटिक काम में हटाएगा, ये सब रखते हैं नहीं तो किसान को फायदा तो वो हम जारी वास्तव में रोक को तो रुड़ की किसान की। चंपावत में पुरानी पेंशन बहाली और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों ने हल्ला बोल किया। इस दौरान नाराज शिक्षक कर्मचारियों ने अपने कार्यालय और स्कूलों के बाहर एनपीएस यूपीएस के ड्राफ्ट को जलाया। विरोध कर रहे कर्मियों ने कहा कि सरकार न्यू पेंशन स्कीम के जरिए सरकारी कर्मचारियों पर काला कानून थोप रही है। पुरानी पेंशन व्यवस्था के स्थान पर नई पेंशन व्यवस्था न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस का काला कानून 1 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। उसके विरोध में आज हमारे जनपद के सभी शिक्षक कर्मचारी साथियों द्वारा अपने विद्यालयों, अपने कार्यालयों और अन्य क्षेत्रों में इस काले कानून की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सभी कर्मचारी संगठनों का मानना है कि सरकार को इस काले कानून को वापस लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करनी चाहिए। उधर गदरपुर में धान खरीद की तैयारी चल रही है। बता दें कि धान खरीद को लेकर एसडीएम ने राइस मिल, आढ़ती और किसानों के साथ बैठक की, जिसमें धान खरीद के दौरान होने वाली समस्या को लेकर चर्चा की गई। वहीं बैठक को लेकर एसडीएम आश्रिमा गोयल ने बताया कि धान खरीद के दौरान होने वाली समस्या को लेकर मंथन किया गया ताकि समस्या को दूर किया जा सके। इसमें मुख्यतः उन्होंने अपनी परेशानियां साझा की, किसानों को क्या परेशानियां आती है या क्या उनकी शिकायतें जनरली पाई जाती हैं, और राइस मिलर्स ने अपना पक्ष रखा। मीटिंग काफ़ी अच्छे से संपन्न हुई और सहयोग की बात हुई दोनों तरफ से। जहाँ तक अधिकारियों को दिशा निर्देश देने की बात है, तो जितने भी क्रय केंद्र हैं या मंडी के जितने भी जो सिस्टम है जो एस्टैब्लिश करना है धान खरीद के लिए, वो सब तैयारियां कर ली गई हैं और उनके लिए सत्यापन भी कर लिया गया है क्रय केंद्रों का। और बाकी सभी अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि धान खरीद का जो भी सत्र शुरू होने वाला है, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न कराया जाए।
काशीपुर में ARTO ने ई-रिक्शा चालकों के लिए वन टाइम टैक्स पे की स्कीम शुरू की है। बता दें, स्कीम के जरिए ई-रिक्शा चालक एक बार में अपना रोड टैक्स अदा कर सकेंगे। उधर ARTO विमल पांडे की माने तो विभाग ने ई-रिक्शा चालकों के बकाया कर में भी 50% की छूट दी है। उन्होंने ई-रिक्शा चालकों से अपील करते हुए कहा है कि स्कीम का लाभ उठाएं। उधर रुड़की के नारसन में ITI कॉलेज के प्रधानाचार्य पर कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला किया। बता दें, इस घटना में प्रधानाचार्य को गंभीर चोट आई। वहीं हमले को लेकर घायल प्रधानाचार्य ने बताया कि हाल ही में ITI कॉलेज प्रशासन ने स्टाफ के ही एक शख्स को प्रधानाचार्य के पदभार में टेम्पररी नियुक्त किया था, लेकिन कार्य में अनियमितता के चलते उन्हें पद से हटा दिया गया। ऐसे में नाराज साथी शिक्षक ने उन पर जानलेवा हमला किया। अब मैं कल जब विद्यालय से अपने घर आ रहा था तो रास्ते में सर्विस रोड पर मैं अकेला था और ये पीछे से मोटरसाइकिल लेकर आया और मोटरसाइकिल रोक कर नाले के पास में जो है मेरे पर इसने जानलेवा हमला करा। जानलेवा हमला करने के बाद में मैं नाले पर यहाँ से गिर गया। उसके बाद में जो मोहित कुमार हम मेरे इसमें विद्यालय में ही टीचर हैं, वो मुझे उठा कर जो है यहाँ पुलिस चौकी में ले गए। उन्होंने चीख काट कर दी। उसके बाद में मेरा मेडिकल हुआ रुड़की में और फिलहाल जो है मेरा काफ़ी चोट लगी हुई है। मेरा उसका कोई विवाद नहीं रहा। विवाद प्रबंध समिति और प्रधानाचार्य स्पोर्ट एकेडमी का विवाद। गदरपुर विकासखंड में कला उत्सव मनाया गया। इस मौके पर गदरपुर के देशबंधु इंटर कॉलेज में कई प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 20 से ज्यादा स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान प्रतियोगिता को जीतने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। आज जो है देशबंधु इंटर कॉलेज में जो है कला उत्सव का कार्यक्रम कराया जा रहा है। इसमें जो है हमारे प्रतिभाग बच्चे और शासकीय अशासकीय समस्त विद्यालय जो इसे प्रतिभाग कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि जो प्रतिभाएं बच्चों में है उसको हमें उभारना है, इसलिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। आज देशबंधु इंटर कॉलेज में कला प्रतियोगिता हुआ, उसमें मुझे ब्लॉक लेवल में मुझे 2nd पोजीशन मिला। मुझे आगे यह उम्मीद है कि मैं अगली बार और अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी और अगले चांस में कोशिश करूंगी फर्स्ट आने की कोशिश। भगवानपुर में अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के मौके पर बीजेपी नेताओं ने वृद्धजनों को जरूरी उपकरण बांटे और इस मौके पर बीजेपी नेता सुबोध राकेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार बुजुर्गों के हितों में कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ बुजुर्गों को मिल रहा है। हमने कैंप 21 तारीख में रजिस्ट्रेशन कैंप लगवाया था। राष्ट्रीय वायुश्री योजना के तहत ये कार्यक्रम पूरे देश में आज चल रहे हैं और आदरणीय मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे विभाग के मंत्री वीरेंद्र जी के माध्यम से इस कार्यक्रम को हर जगह आयोजित किया जा रहा है। जैसे आपने देखा है कि साइड में लाइव कार्यक्रम चल रहे हैं हर जगह के, पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ पर भी हमारे ये कार्यक्रम, हमारे बुजुर्गों को उपकरण वितरण के कार्यक्रम हर जगह चल रहे हैं, वो लाइव हर जगह का दिखाई दे रहा है। हमारा भगवानपुर का ये जो कार्यक्रम है ये भी लाइव पूरे देश में देखा जा रहा है। उधर लक्सर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी निहारिका सेमवाल ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 9 ग्राम स्मैक, एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया है। आरोपी बहादुराबाद गांव का रहने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान 2025 चल रहा है। इसी को सफल बनाने हेतु हरिद्वार पुलिस लगातार हमारे एसएसपी सर के निर्देशन में कार्य कर रही है। इसी दौरान कल लक्सर में एक व्यक्ति को लगभग 9 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया है। ये बहादुरपुर खादर का रहने वाला है। निरंतर चेकिंग के दौरान इसे पकड़ा गया है तथा इसके विरुद्ध जो भी अब हमारी लीगल कार्रवाई है वो और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूसीसी लागू करने पर हो सकती है देरी, भू कानून के ड्राफ्ट को लेकर भी करनी होगी मशक्कत। भू कानून संघर्ष समिति उठा रही सवाल। दून डीएम की फटकार का नहीं दिखा असर, देहरादून तहसील परिसर के हाल अब भी बद से बदतर, रियलिटी चेक में खुली पोल। रुड़की में किसानों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आवास का किया घेराव, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर किसानों ने किया प्रदर्शन, कहा मांगों की अनदेखी कर रहा प्रशासन।
तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामले, पढ़े लिखे लोग भी हो रहे ठगी के शिकार। देहरादून में 5 महीने के भीतर 12 करोड़ की ठगी को दिया अंजाम।